नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना के स्वागत करता हूं के कृष्णस टीवी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन था। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने उनकी कोई लघु कथा, कहानी, उपन्यास या नाटक या लेख तो ज़रूर पढ़ा ही होगा। मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताते हुए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। सबसे पहले विकास चौधरी आपको प्रेमचंद जी द्वारा रचित अंतिम और पूर्ण रूप से लिखा गया उपन्यास गोदान के बारे में एक छोटी सी समीक्षा पेश करेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा सादर वंदन। हिंदी साहित्य में गद्य विधा के महनीयतम वैश्विक जयघोष तथा यथार्थवादी एवं मानवतावादी विचारधारा के सबल संवाहक मुंशी प्रेमचंद द्वारा विरचित उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। ये उपन्यास हिंदी साहित्य का पहला ऐसा उपन्यास है जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया है। यह एक बहुचर्चित उपन्यास है, इसलिए अन्यायन विश्व स्तरीय भाषाओं में भी इस उपन्यास का अनुवाद किया गया है। आइए एक समीक्षात्मक व्याख्यान के माध्यम से यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में जिन चरित्रों का सृजन किया है उनके माध्यम से वे मानव समाज में कौन से संदेश संप्रेषित करना चाहते थे। इस उपन्यास की सबसे बृहत्तर विशिष्टता यही है कि इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने प्रख्यात राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स की इस विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित किया है कि यह दुनिया शासकों और प्रजा के बीच नहीं अपितु शोषक और शोषित समाज के बीच विभाजित है। उपन्यास का नायक एक गरीब किसान होरी राम है। इस किसान पर महाजनों और व्यापारियों की ऋण संविदा इतनी तीक्ष्ण और इतनी प्रबल हो जाती है कि इसके घर में खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं बचता है। इसके अतिरिक्त इस चरित्र की मृत्यु भी ऐसे समय पर होती है जब वो मजदूरी कर रहा होता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु होती है। इसके अतिरिक्त उपन्यास में विपन्नता अर्थात गरीबी का सचित्र वर्णन, दारिद्रता, किसानों की दयनीयता तथा अस्पृश्यता उन्मूलन अर्थात छुआछूत की प्रथा की समाप्ति का पुरजोर समर्थन किया गया है। शहरी परिवेश तथा ग्रामीण अंचल की एक प्रत्यक्ष झलक हमें इस उपन्यास के विवरण के माध्यम से मिलती है। एक ओर रईस लोगों की आलीशान जीवन शैली का मार्मिक वर्णन है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों और दलित समाज की तरह तरह की वंचनाओं तथा उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार का उल्लेख भी इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। एक ब्राह्मण पंडित दातादीन, जिनका पुत्र मातादीन एक चमार कुलबे से संबंध रखने वाली औरत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, वहीं होरी का पुत्र गोबर स्वयं एक निम्न स्तर की जाति की महिला के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना करता है। इसके बाद होरी और उसकी पत्नी धनिया को गांव वालों के तरह तरह के तमाम सामाजिक तिरस्कारों का भी सामना करना पड़ता है। उपन्यास में इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसाओं तथा स्त्रियों की दयनीयता का भी एक सचित्र वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो दोस्तों, ये तो आपने सुना गोदान के बारे में। अब दोस्तों, अब साहिल आपको अपने शब्दों में प्रेमचंद जी द्वारा रचित अंतिम कहानी कफन के बारे में बताएंगे। नमस्कार। प्रेमचंद जी के जन्मदिवस पर मैं उनके विचारों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैंने उनकी कहानी कफन पढ़ी, जिससे मेरे को उनके विचारों के बारे में और उन्होंने समाज को किस तरीके से देखा और किस तरीके से उसे समझा और फिर अपनी कहानियों में बताया, उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। उन्होंने बताया, कफन कहानी में एक औरत थी जिसके पेट में बच्चा था और वो गर्भवती थी और वो दर्द से तड़प रही थी, और बाहर उस लड़की का पति और उसके पति का बाप बैठा था जो बिल्कुल काम नहीं करते थे। और जो समाज की एक हकीकत है जो आज तक भी है कि लोग जो हैं दारू पी के बैठे रहते हैं, घरों में काम नहीं करते, और एक लड़की ही, एक औरत ही है जो एक घर को संभालती है। जिस तरीके से वो
उस कहानी में बताया गया है कि जब से वो औरत उनकी ज़िंदगी में आई थी, उनकी ज़िंदगी वो एक घर को एक अच्छे से संभाल रही थी, वरना वो दोनों तो कोई काम नहीं करते थे और बस ऐसी जब तक घर में कुछ भी ख़त्म ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता तब तक वो काम ही नहीं करते थे। तो इस तरीके से आज भी होता है। तो ये हमें ये बताता है कि प्रेमचंद जी की सोच आज जिस चीज़ के लिए आज लोग अवेयर नहीं हो पाए, आज भी यही चलता है। तो इतने पहले भी यही चीज़ चलती थी, बट जिस तरीके से आज लोगों को अवेयर किया जाता है उस तरीके से पहले भी लोगों को अवेयर किया जाता था। जैसे आज मूवियों के पिक्चरें बनती हैं, मूवी बनती है, सीरियल बनते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, उस तरीके से आज भी पहले भी बनती थी। यानी पहले भी औरतें और लोगों को दिखता था कि हाँ औरतों को दबाया जा रहा है या फिर औरतों की इतनी बुरी स्थिति है, कैसे मर्द जो है औरतों पर अपना वो करते हैं और मतलब उनकी कोई सब प्रॉब्लम ही नहीं समझता। और इस तरीके से आज भी हमारे समाज में ऐसा होता है, औरतों की शादी करा दी जाती है, औरतें किसी भी घर में जाके उसको अपनाती हैं, उसको घर बनाती हैं, लेकिन मर्द वही। काफ़ी हद तक हमारा समाज सुधरा भी है, लेकिन काफ़ी हद तक उसी चीज़ में हमारा समाज चल रहा है। आदमी आते हैं दारू पी के अपनी पत्नियों के साथ वो करते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देते और उन्हें लगता ही नहीं कि हाँ कि वो लड़की है तो वो भी इंसान है, और उन्हें लगता है ये तो हमारे हाथ की कठपुतली है, हम जैसा चाहेंगे उसे वैसा चलाएंगे, और कोई ध्यान नहीं देते। आते हैं दारू पीते हैं, घर का खर्च, एक औरत ही है जो घर को घर बनाती है और कैसे घर का खर्च चलाती है वो हमें देखने को मिलता है। और हमें इससे प्रेमचंद जी की सोच का पता चलता है कि उनकी सोच उस ज़माने में रहकर कितनी अच्छी सोच थी और मतलब किस तरीके से वो समाज को देखते थे। तो अभी समाज जागरूक नहीं हुआ, समाज को पहले से ही जागरूक ये प्रेमचंद जी जैसे कवि और लेखक समाज को जागरूक करने की कोशिश आज से नहीं बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन आज तक हमारा समाज नहीं बदला। आज तक लोगों की वही सोच है कि लड़कियों को दबाया जाए और लड़कियों के बारे में इस तरीके की बातें की जाए। मैं आप लोग से यही कहूँगा कि कफन, ये जो कहानी है प्रेमचंद जी की, ये ज़रूर पढ़िएगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखने को मिलेगा कि उस ज़माने में भी कोई इंसान इतनी दूर तक कैसे सोच सकता है, इतना सम्मान लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति, और इस तरीके से वो समाज की एक समाज को आईना दिखाया, समाज की एक हकीकत दिखा रहे हैं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं शिवम सिंह नेगी को, जो ठाकुर का कुआं और निमंत्रण के बारे में अपनी छोटी सी विवेचना देंगे। हाय एवरीवन, मैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉलर शिवम सिंह नेगी और आज मैं प्रेमचंद जी की 2 कहानियों पे विशेष बात करने वाला हूँ कि उन्होंने उनमें क्या बातें की और वो क्या कहना चाहते थे, उनके विचार कैसे थे, इन चीज़ों से आपको पता चलेगा। एक उनकी कहानी थी निमंत्रण, जिसमें उन्होंने ऐसा दिखाया है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बस दिखाते हैं हम बहुत बड़े हैं, हम धार्मिक हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, हमारा मान सम्मान। और वैसे ही वो लोग, जैसे इस कहानी में था कि ब्राह्मण होते हैं और एक रानी के यहाँ खाने के लिए जाते हैं, वो वेश बदल के अपने, ऐसा कि शायद उन्हें फैमिली नहीं ले जानी थी तो वो अपने बच्चों को वेश बदल देते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने पापा का नाम कुछ और बताना। तो पर होता क्या कि अंत में पकड़े जाते हैं और उन्हें ना खाने को मिलता है। और इससे ये पता चलता है कि लोग क्या करते थे कि हम बड़े हैं नहीं, और पीछे से हम मतलब बाहर दिखाएंगे हम बड़े हैं और पीछे उनका वही कि लालच और ऐसे काम की जिससे कोई नहीं कह सकते कि वो बड़े हैं। और दूसरी कहानी की बात करें तो दूसरा था ठाकुर का कुआं। तो उसमें ये दिखाई गया कि लोग कैसे दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं। जो गरीब लोग थे उन्हें अमीर होने का कोई साधन था ही नहीं कि वो पैसा कमा सके सही से, उनके साथ भेदभाव इतना करते थे। पानी वो नहीं ले सकते थे अमीरों के कुएं से, या जो बड़े लोग थे, ठाकुर थे उस कहानी में, और साहूकार जी का अपना कुआं था, ठाकुर का अपना कुआं था। तो उनसे अगर कोई ऐसा आदमी पानी लेता था जो नीची जाति का है तो उसे मारा पीटा जाता था। और जो बड़े लोग थे वो पुलिस वालों को, इन सबको रिश्वत दे देते थे और अपना काम करवा लेते थे। वो चाहे चोरी करें पर जेल गरीबों को जाना पड़ता था। तो इससे ये पता चलता है कि उस जमाने में कैसी कुरीतियाँ थी और जो अब भी बहुत जगह हैं, पर विशेष तौर पर इन सब चीज़ों पर प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में प्रकाश डालते रहे हैं। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि पहले कैसे बड़े लोगों का ही दबदबा था पहले। थैंक यू। और अब अंत में रऊफ मुंशी प्रेमचंद जी के विचारों पर प्रकाश डालेंगे। हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता का सामान नहीं मानते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो,
स्वतंत्रता का भाव हो, सृजन की आत्मा हो, सुंदरता का सार हो, जो हम में ऊर्जा पैदा करे, जो हम में संघर्ष पैदा करे, हमें सुलाए नहीं, क्योंकि अब और अधिक सोना हमारी मृत्यु का लक्षण है। ये शब्द है महान कहानीकार, महान उपन्यासकार, उपन्यास के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के, जो उन्होंने 1936 में लिखे अपने एक लेख में कहे थे। साहित्य की अपनी व्याख्या को वे अपनी रचनाओं, कृतियों के माध्यम से साबित भी कर देते हैं। यानी उन्होंने अपनी ही इस व्याख्या के तहत गरीबों, वंचितों, शोषितों जैसे दलित, महिलाओं, किसानों इत्यादि पर बहुत जमकर लिखा, निर्भीक होकर लिखा। वे मानते थे सही मायने में साहित्य का अर्थ है जीवन की आलोचना, यानी हर वो तत्व, हर वो चीज जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है उसकी आलोचना। उन्होंने सांप्रदायिकता, संस्कृति इत्यादि को लेकर भी निडर होकर, बेखौफ होकर खूब लिखा। वे मानते थे कि एकता बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि सांप्रदायिकता यानी कि फिरका परस्ती स्वतंत्रता संग्राम के बीच में, स्वतंत्रता संग्राम के आगे एक रोड़ा है, एक बाधा है। वे मानते थे कि सांप्रदायिकता समाज का एक कोड है। उनका कहना था कि जो सांप्रदायिकता है, संस्कृति का जामा पहनकर, संस्कृति का सहारा लेकर, संस्कृति की दुहाई देकर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, खुद को सही ठहराने की कोशिश करती है। वे मानते थे कि अरब संस्कृति अलग है, आर्य संस्कृति अलग है, फारसी संस्कृति अलग है, हिंदू संस्कृति नहीं है, मुस्लिम संस्कृति नहीं है। उन्होंने फिरका परस्तों के सभी तर्कों को निस्तनाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया अपने बेहतरीन तर्कों के माध्यम से। वे लोगों के ये कहने पर कि हमारे पहनावे में फर्क है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, खान पान में फर्क है, बेहतरीन तर्क देते थे। भाषाओं को लेकर भी उन्होंने लिखा। जो लोग मानते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा, उर्दू मुसलमानों की भाषा, उन्होंने इन घटिया कुतर्कों का खंडन किया। वे कहते थे, वे तर्क देते थे कि एक तमिल, एक हिंदू तमिल संस्कृत बोलने में इतनी ही कठिनाई महसूस करेगा, इतनी असहजता महसूस होगी उसे, जितनी एक मुसलमान, एक तमिल मुसलमान को उर्दू बोलने में। इसी प्रकार वो परिधान को लेकर भी बोलते थे। उनका मानना था कि एक बंगाल की, चाहे वो हिंदू स्त्री हो, मुस्लिम स्त्री हो, महिलाएं हो, वे साड़ी ही पहनती हैं, तो उनमें ऐसा क्या फर्क है। वे मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से किसानों के दर्द को, महिलाओं की स्थिति को, दलितों, शोषितों एवं वंचितों की स्थिति को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया है। शायद ही ग्रामीण जीवन का इतना सजीव, जीवंत, यथार्थ चित्रण उनके बाद किसी अन्य लेखक ने, किसी अन्य इतिहासकार ने किया हो। आज जरूरत है हमें उनके साहित्य को पढ़ने की, उनकी कृतियों को पढ़ने की और समझने की कि आज के दौर में भी उनकी कहानियों और उनके साहित्य का कितना मोल है, कितना कीमती है, वो कितना महत्व रखता है आज भी उनका साहित्य, उनकी कही बातें। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि सांप्रदायिकता हमारी समाज में एक जहर का काम करेगी। वो कोढ़ मानते थे इसको, और आज ऐसा हो भी रहा है। सांप्रदायिकता की आड़ में हमें बांटने की कोशिश हो रही है। संस्कृति का सहारा लेकर, संस्कृति का जामा पहनाकर, संस्कृति का चोला पहनाकर सांप्रदायिकता को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हमें जरूरत है प्रेमचंद जी जैसे महान साहित्यकार को पढ़ने की। और आज से मैं भी शपथ लेता हूं और आप भी कसम खाइए कि आप इस महान कहानीकार को पढ़ेंगे, जिससे आपको ग्रामीण जीवन, खासतौर से उस वक्त 20वीं सदी के जो 2-3 दशक रहे, प्रारंभिक दशक, उस वक्त क्या स्थिति थी
ग्रामीण जीवन की, महिलाओं की, उसको समझने में मदद मिलेगी और उसको आप आज के जीवन से भी रिलेट कर पाएंगे।